डोंट स्टडी साइंस। अगर आपको ये टॉपिक्स ही नहीं पता जो कि नहीं पढ़ने, सबसे जरूरी ये होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि भैया कौन से चैप्टर पढ़ने और कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने। क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूंगा कि आप लोगों के एग्जाम के अंदर कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आएंगी, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स आप लोगों को ध्यान रखने, और उसी के साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कौन से चैप्टर आप लोगों को नहीं पढ़ने। तो ये सारी की सारी चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही वीडियो के अंदर मिलेगी। सो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना। चलिए स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट किए। तो भाई देखो, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई, सबसे फर्स्ट जो चैप्टर आता है वो आता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको एमसीक्यू जरूर से पूछा जाएगा। फिर उसके बाद में आता है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो इसके अंदर आपको दो रिएक्शन के ऊपर जरूर से ध्यान देना है। एक तो डबल डिस्प्लेसमेंट जो है, ये डेफिनेटली एग्जाम में आती है क्योंकि कंफ्यूजिंग होती है। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा मेटल किसके साथ में रिएक्ट करेगा, किस तरीके के कलर का सॉल्यूशन रहेगा। तो ये आपको इसमें थोड़ा ध्यान रखना होगा। अब इसमें जब भी आप रिएक्शन याद रखें तो इसमें आपको दो चीजें याद रखनी है, एक तो डेफिनेशन और उसके दो एग्जांपल। क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा तो इसमें 2 मार्क्स के 3 मार्क्स में पूछा जाता है। जनरली यही क्वेश्चन यहां से बनता है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट इसके टॉपिक है, अब देखो ये तीन टॉपिक इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये आपको पता होना चाहिए। रेंसिडिटी, फिर उसके बाद में मेथड्स ऑफ कोरोजन प्रिवेंशन। अब ये अगर यहाँ पे भी नहीं पढ़ोगे तो आपको नेक्स्ट उसमें पढ़ना है, लेकिन आपको ये दो टॉपिक तो जरूर से पढ़ने की। रेंसिडिटी क्या होता है, किस तरीके से हम लोग उसे प्रिवेंट करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल जो चिप्स हैं उनमें क्या होता है, हवा ज्यादा आती है, चिप्स कम आती है। वो कौन सी गैस होती है, वो होती है यहाँ पर नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन गैस इनर्ट होती है, रिएक्शन नहीं करती, फूड वहां पे बच जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या तरीका होता है, कैसे होता है, क्योंकि एमसीक्यू इन्हीं से ही बनेंगे, अदरवाइज कहीं से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज की जो कि आपको पढ़नी चाहिए। सबसे पहली एक्टिविटी जो है वो है आपकी एक्टिविटी 1.1। अब इसमें मेनली दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला तो ये है कि जो मैग्नीशियम रिबन होता है इसको रब क्यों करते हैं, जैसे कि इसको सैंड पेपर से रब क्यों करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सेकंड, इसकी रिएक्शन आपको पता होना चाहिए। अब जैसे कि आप लोग मुझे बताइएगा कि यहाँ पर ये जो रिएक्शन रहेगी, जब हम मैग्नीशियम रिबन को यहाँ पर क्या करते हैं, रबिंग करते हैं, तो इस पर कौन सी ऑक्साइड होती है, इस पर होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि हाईली रिएक्टिव होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से आपको एग्जाम के अंदर फ्रेम करके लिखना है। अब जैसे कि मैंने मैग्नीशियम ऑक्साइड बोला तो आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO होता है और उसकी रिएक्शन पता होनी चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारे पास में, नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है 1.3, जिसके अंदर की एक फेमस एक्टिविटी है, जिसके अंदर के आपको जिंक ग्रैन्युल्स जो होते हैं उसको एसिड में डाला जाता है। रिएक्शन इसकी दो याद रखनी है, HCl के साथ में और H2SO4 के साथ में। अब इसमें एक जो क्वेश्चन आता है कि हम लोग ये जो साउंड होता है, H2 गैस होती है, इसको कैसे चेक करेंगे, सूंघेंगे तो है नहीं, ऐसे तो नहीं मारेंगे, ऐसे तो नहीं बता देंगे कि भाई हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर इसको चेक करने के लिए क्या होगा, यहाँ पर चेक करने के लिए हम लोग बर्निंग कैंडल लाते हैं और वो किस साउंड से पॉप होती है, पॉप साउंड वहां पे निकलता है, ऐसे पॉप पॉप ऐसा साउंड निकलता है, तो हम समझ जाते हैं कि हाइड्रोजन गैस है। ऐसे पॉप पॉप वो बोलती नहीं, पॉप साउंड होता है, मतलब ऐसे इस तरीके का साउंड। ठीक है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट हमारे पास में एक्टिविटी आती है वो आती है 1.7। अब ये जो एक्टिविटी है थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लेना। इसकी जो रिएक्शन है ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो वाटर होता है उसका इलेक्ट्रोलिसिस होता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस जब होता है तो इसकी बैलेंस इक्वेशन यहाँ पे हो जाती है कि 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो मतलब एक जो यहाँ पर क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल ऑफ यहाँ पर किसके रिलीज होते हैं, जब हमारे दो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जब होंगे तो यहाँ पर दो मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन बनेंगी और यहाँ पर एक ऑक्सीजन बनेगा। तो मतलब यहाँ पे ये हुआ कि इनमें से किसी एक, मतलब कि ये जो हमारा एनोड और कैथोड है इसमें एक के अंदर ज्यादा गैस इकट्ठा होगी। अब ये गैस किसके ऊपर होगी, ट्वाइस द अमाउंट ऑफ गैस। कैथोड के ऊपर ज्यादा गैस होगी, एनोड के ऊपर गैस कम होगी। अब हम ये चेक किस तरीके से करेंगे, ये क्वेश्चन से जल्दी जल्दी नोट डाउन करते जाओ, क्योंकि अगर आप लोग नीचे मुझे, चलो मैं आप लोगों को एक टारगेट देता हूं कि अगर इस वीडियो के ऊपर 2000 प्लस कमेंट्स हो जाते हैं, मैंने कमेंट्स की बात की है, तो मैं आप लोगों को ये पीडीएफ दूंगा। अदरवाइज मैं पीडीएफ नहीं दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के, मतलब आप लोगों को जरूरत ही नहीं, मैंने फ्री में पीडीएफ दे दिया तो उसकी कदर नहीं करो। तो पहले मैं देखना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को, सभी लोगों के अंदर यूनिटी हुई तो आप लोग कमेंट करोगे पीडीएफ, और हाथों हाथ में पीडीएफ सभी को सेपरेटली भेज दूंगा जो भी कमेंट करेगा, पीडीएफ वर्ड। ठीक है।
तो अब देखो यहाँ पर ये जो बर्निंग कैंडल है, जब हम इसे कैथोड के पास में लेके जाएंगे, हाइड्रोजन गैस से पॉप साउंड आएगा, फिर उसके बाद में एनोड है तो वहां पे फ्लेम उसकी इंक्रीज हो जाएगी। इस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या पूछेगा, रिएक्शन पूछ सकता है या फिर कलर ऑफ सॉल्यूशन, किस कलर से किस कलर का हुआ, क्या आयरन नेल के ऊपर क्या कोरोजन हुआ, वो चीजें आपसे पूछी जाती है और इसमें कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आती है इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। तो भाई साहब इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये रिएक्शन आपको बैलेंस्ड फॉर्म में याद होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम के अंदर ये डायरेक्ट आएंगी। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारे पास में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो भाई देखो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के अंदर सबसे पहले तो आपको कुछ जो हमारे मतलब क्या बोलते हैं इनको, इंडिकेटर्स जो होते हैं इनका ध्यान रखना है। जैसे कि फिनोप्थलीन सॉल्यूशन है, बेस के साथ में कैसे रिएक्ट करता है, एसिड के साथ में करता है नहीं करता। टर्मरिक का जरूर से ध्यान रखना क्योंकि वो एक एज अ केस बेस्ड क्वेश्चन में आपसे पूछ लेंगे कि भाई वो बताओ कि एक करी गिर गई थी और उसकी मम्मी ने उसको साबुन से धो दिया, तो ऐसा क्या था उस करी के अंदर कि उसके शर्ट का कलर चेंज हो गया, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में एसिड जो है, एसिड के अंदर आपको दो रिएक्शन याद रखनी है। मेटल के साथ में एसिड क्या करता है, हाइड्रोजन निकालता है और वो कैसा होता है, पॉप साउंड से बर्न होती है। और मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो उसको हम लोग कैसे टेस्ट करते हैं, इसके लिए भी एक टेस्ट है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना होगा। तो इसके अंदर क्या होता है कि लाइम वाटर को जब आप इसके साथ में मिक्स करते हो तो व्हाइट पीपीटी बनता है। इसके बाद में आते हैं कि एसिड बेसिस इन वाटर सॉल्यूशन की, एसिड बेसिस को जब हम मिक्स कर देते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पर इनके जो मतलब कि एसिड बेसिस के अंदर H प्लस और OH माइनस आयन अलग हो जाते हैं तो सॉल्ट बनता है, वो सॉल्ट आपको बनाना आना चाहिए। फिर पीएच स्केल के अंदर आपको पता होना चाहिए कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, किस तरीके से इनकी पीएच कहां से लेकर के कहां तक होती है। अगर पीएच ज्यादा होती है तो इसका मतलब क्या होता है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं आप लोगों को दो चीजें देता हूं। देखो एक है यहाँ पर पीएच, ठीक है, एसिड की मैं बात कर रहा हूं। एक पीएच है यहाँ पर 14 और दूसरे की पीएच है यहाँ पर हमारे पास में, चलो मान लेते हैं 6, और तीसरे की जो पीएच है वो है हमारे पास में 1। तो ए बी सी में से आप लोग कमेंट करके बताइए कि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है। पीएच की बात कर रहा हूं मैं, मैंने यहाँ पे पीएच दिया हुआ है आपको, तो आपको मुझे बताना होगा कि इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग है। तो ध्यान रखना कि मतलब ज्यादा पूछ रहा हूँ स्ट्रॉन्ग, मतलब जिसके पास नंबर ज्यादा होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसके पास ताकत ज्यादा होती है वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है, अगर गलती करी तो बात फिर ठीक है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आते वो आता है हमारे पास में सॉल्ट। अब देखो सॉल्ट के अंदर आपको चार चीजें याद रखनी होंगी। सबसे पहले तो उसका केमिकल फॉर्मूला, फिर उसके बाद में उसका फॉर्मेशन, फिर उसके बाद में उसके यूजेस और फिर उसके बाद में उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है उस सॉल्ट की। अब जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर हो गया और पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस और इसमें जिप्सम हो गया, फिर उसके बाद में बेकिंग सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, इन चारों की आपको ये चार प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, केमिकल फॉर्मूला, फॉर्मेशन, यूजेस और उसी के साथ में इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है क्लोरल एल्की प्रोसेस, मतलब मैंने गलत बोल दिया, क्लोर एल्किल प्रोसेस। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें जो इलेक्ट्रोलिसिस होता है, ये जो रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन, ठीक है, एनसीईआरटी में देख लेना कि ये वाली जो रिएक्शन है ये इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी कि एनोड के ऊपर क्या इकट्ठा होता है, कैथोड के ऊपर क्या इकट्ठा होता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आती है इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। इंपॉर्टेंट एक्टिविटी के अंदर 2.3 है, वही पॉप साउंड वाली एक्टिविटी है, हाइड्रोजन गैस इसमें लिबरेट होती है, बस इसमें रिएक्शन आपको ध्यान रखना होगा। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आते हैं हमारे पास में कि जैसे कि मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं, इनकी रिएक्शन और इसके क्या क्या चेंजेस होते हैं सोडियम कार्बोनेट, मतलब कि सोडियम कार्बोनेट जब बर्न करते हैं तो किस तरीके से हम लोग करते हैं कि सोडियम कार्बोनेट से वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो यहाँ पर हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लेते हैं। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल। देखो अब इसमें चैप्टर बहुत छोटा सा है तो इसको छोटी छोटी चीजों में ध्यान रखना। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल डिफरेंशिएट फॉर्म में आपको याद रखना है, 2 नंबर में पूछा जाता है या कई कई बार आप लोगों से 3 नंबर में भी पूछ लेगा, लेकिन आप लोगों की किस्मत इतनी अच्छी नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपको पता होना है। फिर उसके बाद में मेटल, मेटल के अंदर आपको रिएक्शंस ध्यान रखनी है। सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ में क्या होता है, मेटल ऑक्साइड बनता है। वाटर के साथ में क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, हाइड्रोजन गैस निकलती है। फिर उसके बाद में एसिड के साथ में क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में डबल डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन है वो हम लोग ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, मेटल और मेटल के साथ में रिएक्शन होता है तो एक नई चीज बनती है, एक सॉल्ट बनता है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बस ये बात। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं वो है भैया यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज की, ये पता होना चाहिए कि कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है, कौन कम रिएक्टिव होता है। जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है या फिर गोल्ड ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है या कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है या फिर जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि अगर मैं मतलब Fe और जिंक में अगर मैं करवाता हूं मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट, तो कौन हटेगा, जिंक हटेगा या फिर Fe हटेगा। तो आप लोगों को ये
पता होना चाहिए। फिर इसके बाद में आयनिक कंपाउंड आते हैं, तो भैया आयनिक जो कंपाउंड है ये आपको इसका फॉर्मेशन पता होना चाहिए, इसका एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए कि किस तरीके से होता है कि सोडियम के पास में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो वो क्या करना चाहता है, उस इलेक्ट्रॉन को देना चाहता है। और क्लोरीन के पास में क्या होते हैं भैया, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन आपको पता होना चाहिए क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप में आ सकता है। फिर उसके बाद में इसकी प्रॉपर्टीज, फिर उसके बाद में एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में ये 4 रिएक्शन, मतलब 4 जो चीजें हैं वो आपको बताना चाहिए। कैल्सिनेशन क्या होता है, थर्माइट रिएक्शन क्या है, रोस्टिंग क्या है और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ये 4 आपको ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारे पास में वो आता है एनोड मड की डेफिनेशन। फिर उसके बाद में प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन के लिए हम लोग गैल्वेनाइजेशन को यूज में लेते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं, रिएक्शन है, इनका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो स्क्रीनशॉट ले लो। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आती है हमारे पास में, फिर से स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो कि एग्जाम में एज इट इज आने वाली हैं। और फिर इसके बाद में फिर से स्क्रीनशॉट ले लो। और अब चलते हैं हम लोग, मतलब अभी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है, ये वाली एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोगों को इसकी रिएक्शन पता होनी चाहिए और वो तो हम लोग जानते हैं कि इसके बाद में हाइड्रोजन गैस होती है तो क्या करेगी, वो पॉप साउंड के साथ में बर्न होगी। अब मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं, मैं पढ़ा ही रहा हूं मैं बहुत स्पीड से, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि क्या क्या पढ़ना है। ये वीडियोस बार बार देख लेना कि भैया केमिस्ट्री का कर रहे हैं तो केमिस्ट्री के चैप्टर की वीडियो देख ली, और बायो का कर रहे हैं तो बायो की वीडियो देख ली। इससे क्या होगा कि तुम सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर ही फोकस करोगे और किसी के ऊपर भी फोकस करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद में हम लोग बात करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की। तो देखो अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास में सबसे पहले आती है प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन की। कार्बन 4 बॉन्ड क्यों बनाता है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन क्यों है, कार्बन की वैलेंसी 4 क्यों है, ये क्वेश्चन है, जरूरी है। फिर उसके बाद में एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, डायमंड, ग्रेफाइट और C60 जो कि बल्क मिस्टर फुलरिंग होता है, उसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, इनका यूजेस आपको पता होना चाहिए, इनकी प्रॉपर्टीज आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे पास में स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, कि कंपाउंड के क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि सैचुरेटेड का, अनसैचुरेटेड के अलग अलग होते हैं। फिर उसके बाद में फंक्शनल ग्रुप क्या है कार्बन कंपाउंड्स के अंदर, जैसे कि मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि ये आपको पढ़ना है। क्लोरीन का और ब्रोमीन के साथ में क्या होता है, एल्कोहल का, कीटोन का, एसिड का, इन सभी के आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप के साथ में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड आपको बनाने आनी चाहिए। और जब आपने इनको सीख लिया, कंपाउंड बनाना सीख लिया, तो आपका नामकरण भी तो होते हैं, जैसे कि आप लोग पैदा पहले हुए थे, आपका नाम पहले हुआ था, पैदा हुए थे ना, तो यहां पर हम लोगों ने इनको पैदा करवा दिया। अब एक तरीके से आप इनके माई बाप हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर ये सारे सारे अब आपके ऊपर है, अब आपको इनका नामकरण करना है। तो इसके लिए क्या पढ़ना होगा, इसके लिए आपको नोमेनक्लेचर पढ़ना होगा कि इनका नामकरण कैसे करोगे। किसी के पास में 5 कार्बन है तो उसका पेंटा पेंटेन रखूंगा, पेंटागॉन रखूंगा, क्या रखूंगा, वो सीखना पड़ेगा ना। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है होमोलोगी सीरीज आपको पढ़नी है। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आपको ऑक्सीडेशन पढ़ना है और उसी के साथ में फॉर्मेशन ऑफ घी इसमें इंपॉर्टेंट है, जो कि एडिशन वाली रिएक्शन रहती है, उसमें हाइड्रोजन ऐड होता है, ये आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको पढ़नी है और लास्ट के अंदर आपको पढ़ना है क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, जो कि मिसेल्स की फॉर्मेशन में आपको ध्यान रखनी है। अब इस चैप्टर में रिएक्शंस कम है तो सारी सारी रिएक्शंस जो भी दी हुई है उनको एक बार देख लेना एनसीईआरटी में, और इसके अलावा कुछ भी अलग नहीं करना। और यहां पर हमारा एक और टॉपिक आता है इसके बाद में, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड वाला। तो इसमें आपको एक तो इनकी प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी है, 2 पेज इसके दिए हुए हैं तो आपको प्रॉपर्टीज देख लेने। फिर उसके बाद में एक तो रिएक्शन विद सोडियम और H2SO4 के साथ में याद रखनी, ये नहीं पूछी जाएंगी। पूछी क्या जाएगी, इथेनॉल प्लस इथेनोइक एसिड एस्टर फॉर्म करता है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, सपोनिफिकेशन होता है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। ये पूरी पूरी प्रोसेस आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। स्टेरिफिकेशन जो रिएक्शन है ये इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ में अब हमारी खत्म होती है, अब स्टार्ट करते हैं हमारी बायोलॉजी। किस किस की फेवरेट है कमेंट करके बताना कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में से कौन सी वाली ज्यादा अच्छी लगती है और कौन सी ज्यादा परेशान करती है। मुझे इसने बहुत ज्यादा परेशान किया था, बहुत ज्यादा, उससे भी ज्यादा, समझ रहे हो, उससे भी बहुत, मेरे को याद ही नहीं होती थी यार। अब मैं क्या बताऊं तुम्हें मेरी कहानी। चलो छोड़ो इसको, अब हम लोग बात करते हैं लाइफ प्रोसेस की। अब देखो लाइफ प्रोसेस में आपको क्या ध्यान रखना होगा, ऑटोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन है इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि प्लांट्स में किस तरीके से होता है। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं जैसे कि क्लोज्ड पोर स्टोमेटा के ऊपर ये क्वेश्चंस आते हैं, कि क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो ये दोनों डायग्राम इसमें इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है हमारे पास में वो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की, भैया हम लोग खाना जो खाते हैं वो किस तरीके से पचता है, उसमें जितने भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, जितने भी ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, उनके बारे में हमें डिटेल में पता होना चाहिए।
जी, कि जैसे कि फंक्शन ऑफ सलाइवा क्या है, पेप्सिन का क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या है, म्यूकस का क्या काम है, पेनक्रेटिक जूस का क्या काम है, बाइल जूस का क्या काम है, क्योंकि ये जो है ये कोई भी एक नंबर में पूछा जा सकता है। ये आ सकता है कि एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ सलाइवा, व्हाई सलाइवा इज सिक्रीटेड, ठीक है, ये आप समझ रहे हो, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है हमारी रेस्पिरेशन। तो भाई देखो रेस्पिरेशन में क्या है, रेस्पिरेशन में आपको सबसे पहले जो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज है, वो जो आपको एक चार्ट दिया हो ना, 3 रिएक्शन दी हुई है, वो तीनों की तीनों रिएक्शन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए कि क्या होता है, किस तरीके से ब्रेक डाउन होता है, सुक्रोज कब बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है वो आता है ह्यूमन रेस्पिरेशन। अब ह्यूमन रेस्पिरेशन के अंदर फुल वर्किंग पता होना चाहिए कि किस तरीके से सबसे पहले नेजल कैविटी के अंदर आते हैं, फिर उसके बाद में कहां कहां से ऑक्सीजन जा करके हमारा ब्लड किस तरीके से डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड होता है, ये आपको फुल प्रोसेस पता होना चाहिए। और इसमें आपको डेफिनेशन किस किस की पता होनी चाहिए, ब्रॉन्ची की डेफिनेशन पता होना चाहिए, लायरिक्स की डेफिनेशन पता होना चाहिए, डायफ्राम के पता होना चाहिए, टर्किया के पता होना चाहिए, कि इन सभी की डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाए। ये सब मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ये तो मिस करनी ही नहीं है भाई, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है ह्यूमन आर्ट। अब देखो ह्यूमन आर्ट के अंदर क्या है, ह्यूमन आर्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है उसका फंक्शन, कि किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस चैम्बर में आता है, फिर उसके बाद में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस चैम्बर से जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि चैम्बर जो कि ऑक्सीजनेट करता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है। पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वीन्स क्या होती है, वेना केवा क्या होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कौन से होते हैं, एग्जांपल्स आपको पता होना चाहिए। 3 चैम्बर्ड हार्ट एनिमल्स कौन से होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, जाइलम और फ्लोएम। ये आपको इन दोनों के फंक्शनिंग पता होना चाहिए कि जाइलम जो है वो वाटर कैसे लेके जाता है, क्या प्रोसेस रहती है, ये आपको पढ़ना है। फिर इसके बाद में आता है फंक्शन ऑफ ह्यूमन किडनी, जिसके अंदर एक आप नेफ्रॉन की डेफिनेशन पता होना चाहिए, और आर्टिफिशियल किडनी के बारे में थोड़ा नॉलेज लेना है कि वो किस तरीके से होता है, डायलिसिस कैसे होता है, वो एक जो पैराग्राफ आपको दिया हुआ है वो पढ़ने, और उसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि इससे आता नहीं है, लेकिन कभी कभी एक एमसीक्यू पड़ जाता है। वो हमारी किस्मत के ऊपर रहता है कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। अब देखो इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इनका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी, और देखो जल्दी इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये दिल है, आपका दिल किसके पास है, हैं भाई, बताओ बताओ किसके पास। अरे मैं मारूंगा थप्पड़ की, फालतू की बात करते हो। अभी दिल किसी को दिया थोड़ी जाता है भाई। तो ये ऐसे ही है, ये हमारा असली दिल है। वो वाला जो दिल होता है ना, ऐसे करके ऐसे वाला, वो तो पता नहीं किसके पास होगा, लेकिन असली दिल तो तुम्हारे पास ही है। उल्टी बात मत किया करो, ठीक है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है क्लोज्ड पोर, मतलब स्टोमेटा। भाई मैं क्लोज्ड और ओपन पोर के अंदर ही कंफ्यूज हो रहा हूँ भाई, क्या है, क्या क्या हो रहा है, मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया ह्यूमन बींग्स का, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब देखो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन आपको बताना है, ठीक है, किस तरीके से उसके अंदर डेंड्राइट्स का क्या काम होता है, एक्सियन्स का क्या काम होता है, और नर्व एंडिंग कहाँ होती है, ये आपको पता होना चाहिए। उसकी प्रॉपर की मतलब सिग्नल किस तरीके से ट्रेवल करता है हमारे हाथ से दिमाग तक, हमारे दिमाग के तक इतनी फास्ट क्यों जाता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है। ऐसा तो नहीं होता किसी के साथ में कि गरम गरम प्रेस के ऊपर हाथ लगाए हो, 2 मिनट बाद ध्यान आ रहा है, ओ हाथ जल गया, हटाना था, फिर उसका माइंड रिएक्ट करता है। ऐसा नहीं होता ना, इंस्टेंटली पता लगता है, सेकंड से भी कम टाइम के अंदर पता लग जाता है कि भाई हो गया काम, हटा ले। और फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्स एक्शन, जिसके अंदर की डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्स आर्क इंपॉर्टेंट है। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है ह्यूमन ब्रेन, इसमें सेरिबम और मिड ब्रेन के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, इनकी डेफिनेशन थोड़ी सी देख लेना। लेकिन क्वेश्चन इससे ये नहीं आएगा, क्वेश्चन इससे ये आता है कि विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉकिंग, साइकिलिंग या फिर ब्रेथिंग के लिए, पंपिंग ऑफ हार्ट के लिए कौन सा ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है, हमारा बैलेंस किस ब्रेन की वजह से होता है, कौन से पार्ट की वजह से। ये 3-4 क्वेश्चन होते हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि प्लांट्स का बिहेवियर सनलाइट की तरफ और सॉइल की तरफ, जो कि जियोट्रॉपिज्म है ना, उसका डायग्राम आपको ध्यान रखना है, एक्टिविटी 6.2 के अंदर आपको देखनी है। और फिर उसके बाद में हार्मोन्स इन प्लांट्स, ये आपको पता होना चाहिए। एंडोक्राइन जो ग्लैंड है, एक टेबल दी हुई है, शायद इसकी 6.1 टेबल है, वो आपको देखनी है। उसके अंदर आपको इनके पोजीशंस, इनके फंक्शन और कौन सा हार्मोन कौन सा ग्लैंड रिलीज करता है, ये आपको इसमें पता होना चाहिए। और फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट डायग्राम्स के आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि इनका क्या काम होता है, कैसे ये काम करते हैं, ठीक है। ये रिफ्लेक्स आर्क हो गया, फिर उसके बाद में हमारा ह्यूमन ब्रेन हो गया, और फिर इसके बाद में हो गया एंडोक्राइन ग्लैंड्स होगी ह्यूमन बीइंग में। ये डायग्राम आएगा नहीं, बस ये याद करने के लिए है कि कौन सा ग्लैंड कहाँ पे होता है। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है, और ये तुमसे होता नहीं है।
समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि मैं भी 10th में था, मुझे भी पता है कि तुम्हें क्या चाहिए था, तो वो छोड़ो। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आप लोगों को 4 चीजें ध्यान रखनी है। फिजन, रीजनरेशन, बडिंग और वेजिटेटिव प्रोपगेशन इसमें इंपॉर्टेंट है। तीनों छोड़ देना, लेकिन ये आपको पढ़ के जाना है। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोगों को चारों की डेफिनेशन पता होना चाहिए। एंथर, फिलामेंट, ओवरी और स्टिग्मा। फिर उसके बाद में क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। देन फिर इसके बाद में आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसके अंदर आपको पेनिस, प्रोस्टेट ग्लैंड और टेस्टिस, इन सभी के बारे में, इनका फंक्शन पता होना चाहिए, इनकी पोजीशन पता होना चाहिए कि इनका क्या काम होता है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है स्क्रोटम। स्क्रोटम की इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए कि स्क्रोटम क्यों होता है, कि ह्यूमंस की जो मतलब कि मेल्स की जो टेस्टिस होती हैं वो बाहर क्यों होती हैं, ये क्वेश्चन आता है मेनली। हंसो मत, इसके ऊपर ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। देन फिर इसके बाद में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आपको ओवरी, सर्विक्स और वेजाइना, इन तीनों का फंक्शन पता होना चाहिए, कहां पर लोकेटेड होती है ये पता होना चाहिए। और इन दोनों का मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आप लोगों को इनका डायग्राम अच्छे से पता होना चाहिए। अब ये जो मैंने 3-4 चीजें बताई, ये इसलिए बताई हैं क्योंकि मेनली एग्जामिनर इनको ही पूछता है, तो इन दोनों के डायग्राम आपको ध्यान रखना है। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है, वो आते हुए ये एक एग से एक जो बेबी चाइल्ड है उसकी जो फॉर्मेशन है, उसकी प्रोसेस जो है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि एग रिलीज होता है, फिर उसके बाद में वो फ्लोपियन ट्यूब के थ्रू कहाँ ट्रेवल करता है, मतलब वहां पर कितने डेज के लिए रुकता है, वो पूरी प्रोसेस जो आपके एक छोटे से पैराग्राफ में दी हुई वो आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है कि प्लेसेंटा का क्या काम होता है। कोई मुझे बताएगा कमेंट करके कि प्लेसेंटा का काम क्या होता है एक बेबी में, ठीक है, ये आपको बताना है। फिर उसके बाद में मेंस्ट्रुअल साइकिल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। फिर उसके बाद में बर्थ कंट्रोल मेथड जो है, इसमें 2 मेथड होते हैं, एक सर्जरी वाला, फिर उसके बाद में एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो ये दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सर्जरी के अंदर मेल्स के अंदर अलग होती है, फीमेल्स के अंदर होती है, उसका क्या नाम रहता है, क्योंकि ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारे पास में आता है वो आता है हेरिडिटी। भैया मेंडल दादा का एक्सपेरिमेंट, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आप मेंडल एक्सपेरिमेंट सीख गए और कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। बस इसमें F1 और F2 जनरेशन में ध्यान रखना कि डोमिनेंट और जो रिसेसिव ट्रेट है इनके क्या रेशियो रहते हैं, बस खत्म बात, चैप्टर ही खत्म, और कुछ भी मत पढ़ो। इसी तरीके से अगर आपने ये सीख लिया तो फिर उसके बाद में सेक्स डिटर्मिनेशंस इन ह्यूमन, इसकी टेबल आपको बनानी आनी चाहिए और हो गया काम भाई साहब। और इसके अलावा ज्यादा कुछ भी नहीं है। फिर इसके बाद में आती है हमारी फिजिक्स। भाई फिजिक्स जो है ना, मतलब क्या ही बताऊं, मैं जब इसमें लिखने लगा ना तो मुझे लगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ ये है, क्योंकि फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल्स आएंगे जो कि तुमसे होने हैं, क्योंकि मैं तुम्हें एक ऐसी वीडियो लेके आने वाला हूँ जिसके अंदर एक इंपॉर्टेंट जो घुमा घुमा करके न्यूमेरिकल्स आते हैं वो सब तुम सॉल्व कर पाओगे। तो इसमें कुछ डेफिनेशन है जो कि ध्यान रखने, प्रिंसिपल एक्सिस की, सेंटर ऑफ कर्वेचर की, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ और फोकस, ये तो ऐसी है, ये पूछेगा भी नहीं एग्जामिनर को, स्मार्ट हो गए वो भी, बस आपको ये पढ़ना है। फिर इसके बाद में रे डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है, खास करके वो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला है, ये जो सी वाला पॉइंट है, ये आपको जरूर जरूर से पता होना चाहिए। खाना खाना भूल जाना, लेकिन इस डायग्राम को नहीं भूलना है, 2 बार बनाना है, सुबह शाम आपको बनाना है ताकि एग्जाम में आप ना भूले। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है मिरर फॉर्मूला के ऊपर भी न्यूमेरिकल्स आएंगे, मैग्निफिकेशन पे भी न्यूमेरिकल आएंगे, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के अंदर कंफ्यूज मत रहना, एम का साइन क्या रहता है ये आपको ध्यान रखना है। देन फिर इसके बाद में यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर, ये कोई कौन पूछता है आज के जमाने में, कोई नहीं पूछता। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो हमारे जमाने में आते थे भाई साहब, 2 नंबर का क्वेश्चन आता था, हमें 2 नंबर ऐसे ही मिल जाते थे क्योंकि हम पहला टॉपिक ये पढ़ते थे, लेकिन तुम्हारे जमाने में नहीं आएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद में क्या आएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आएगा, इसमें भी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं आएगा, स्नेल्स लॉ पूछ लेगा, स्नेल्स लॉ पूछ लेगा। फिर उसके बाद में बोलेगा कि भैया तुम तो रिफ्रैक्शन थ्रू स्लैब बताओ, मैं तो नहीं पूछ रहा, उसके अंदर लेटरल डिस्प्लेसमेंट पढ़ना जरूरी है। फिर उसके बाद में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो जरूर से पूछेगा, ये तो उसका फेवरेट हो गया 2-3 सालों में। वो बोलेगा कि एक मीडियम था, इस मीडियम में लाइट इस स्पीड से जा रही थी, तो इसमें बताओ ऐसे कितनी स्पीड से जाएगी, ये कोई बात होती है, हम तो लाइट को देख ही नहीं पाते कितनी फास्ट भागती हो, 3 लाख किलोमीटर से भागते, हम उसे पकड़ेंगे क्या, लेकिन वो कैलकुलेट कराएगा तो करना पड़ेगा ना भाई, नंबर चाहिए। और फिर उसके बाद में देखो ये स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। देन फिर इसके बाद में रे डायग्राम ऑफ लेंसेज भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी वो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला होता है वो ही इसमें कंफ्यूज, मतलब इसके अंदर वही कंफ्यूज करता है और कुछ भी कंफ्यूज यहाँ पे नहीं करेगा। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है लेंस फॉर्मूला, इस पर भी न्यूमेरिकल आएगा, मैग्निफिकेशन इस पर भी न्यूमेरिकल आएगा, लेकिन पावर ऑफ लेंस के अंदर वो पूछेगा तुमसे एक डेफिनेशन की 1 डायोप्टर क्या होता है।
एक डायोप्टर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू? तो ये आपको पता होना चाहिए कि 1 डायोप्टर की कीमत क्या होती है। मतलब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि 1 डायोप्टर का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन आएगी। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है ह्यूमन आई एंड कलरफुल, जिन आंखों से आप ये रंगीन दुनिया देख रहे हो उसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेना। तो यहाँ पर ह्यूमन आई के अंदर आप लोगों को प्यूपिल, आइरिस, कॉर्निया, रेटिना, स्लेरी मसल्स और लेंसेज के बारे में ही पढ़ना है भाई साहब, और इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इनके डेफिनेशन बस पता होना चाहिए और कुछ भी नहीं आपको पढ़ना। फिर उसके बाद में पावर ऑफ एकोमोडेशन नहीं पूछेगा, पूछेगा क्या डिफेक्ट्स इन विजन के अंदर करेक्शन कैसे होगा ये पूछेगा। फिर उसके बाद में प्रिज्म के अंदर आपको ध्यान रखना है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वो नहीं पूछेगा। पूछेगा क्या कि मैं 2 प्रिज्म लगा दूंगा तो उसमें से जो लाइट है वो व्हाइट वापस से क्यों निकलती है, ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट बाय डुअल प्रिज्म, ये एग्जाम में पूछा जाता है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिनन के अंदर आप लोगों को रेनबो पढ़ना है, ब्लू स्काई पढ़ना है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार पढ़ना है, ये जरूरी टॉपिक है। और मैं जरूरी के अंदर जो जरूरी बता रहा हूं, अगर वो जिसने मिस कर दिया एग्जाम के अंदर जाकर के बोलोगे भैया मैंने तो गुड गोबर कर दिया, ये नहीं करना। जो मैं बोल रहा हूं कि इंपॉर्टेंट के अंदर भी इंपॉर्टेंट है तो वो तो जरूर जरूर से पढ़ के जाना है। देन फिर इसके बाद में एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट आपको बताना चाहिए। टिंडल इफेक्ट के बारे में भी आपको पढ़ लेना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये भी पूछा जाएगा। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी का मतलब समझ रहे हो क्या करना है आपको? वो जो तार है ना वो वहां पर है ना, प्लग के अंदर अपनी अंगुली दे देने, फिर इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी से आपका खेल भी खत्म, बोर्ड्स के पेपर भी देने, सब कुछ खत्म खत्म, सब कुछ हरियाली हरियाली। ऐसा नहीं है भाई, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना पड़ेगा। सबसे ज्यादा जो टफ और न्यूमेरिकल्स इसके बनाया करना वो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो आपको पढ़ने। देखो सबसे पहले तो 1 एम्पेयर करंट की डेफिनेशन, 1 ओम रेजिस्टेंस की डेफिनेशन, इनमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देन फिर इसके बाद में ओम्स लॉ, ये सारा सार है इस चैप्टर का। इसका बस क्या है, वीर, किससे नाम याद रखोगे, वीर, बस खत्म बात, और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर के अंदर। फॉर्मूला फॉर्मूला तुम्हें सारे याद है। अब बोलोगे भैया बचे हुए फॉर्मूला, अरे 2-3 है याद कर लेना भाई, ठीक है। और फिर इसके बाद में रेजिस्टिविटी आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है कि रेजिस्टिविटी क्या होती है। ज्यादा कुछ नहीं, इस पर क्वेश्चंस आते हैं, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बताऊं कैसे आते हैं। देखो इसमें वो ये बोलेगा कि हमारे पास में 2 वायर, उनकी लेंथ एक की हमने क्या कर दी, डबल कर दी, दूसरे की आधी कर दी, तो बताओ नया रेजिस्टेंस उनका क्या रहेगा। या फिर उन्होंने एरिया चेंज कर देता है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें डेफिनेशन नहीं आती, इस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कि एक रजिस्टर रहेगा बड़ा सा, हमारे पास में सिलेंडर था, हमने उसके काट के 5 टुकड़े कर दिए और फिर उसके बाद उनको सीरीज में जोड़ दिया, तो अब बताओ उनका रेजिस्टेंस क्या रहेगा। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा, मेक श्योर कि सब्सक्राइब हो। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है पैरेलल और सीरीज के अंदर रेजिस्टर। ये पता होना चाहिए कि सेम करंट किसमें फ्लो करता है, सेम वोल्टेज किसमें फ्लो करता है, इसके बाद में कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। अब क्वेश्चंस कैसा आएगा, सबसे पहले आता है कि मैक्सिमम रेजिस्टर निकालना, मतलब मैक्सिमम रेजिस्टेंस के लिए कैसा कॉम्बिनेशन हमें निकालना है। फिर सेकंड जो इस साल तक के सबसे फेमस क्वेश्चन रहे कि मुझे 9 ओम का रेजिस्टर चाहिए। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए, हाँ जी। तो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि आपके पास में यहाँ पर 4 रेजिस्टर है, 5 ओम का, 8 ओम का, 4 ओम का और 4 ओम का। अब आपको बताना है कि इन सभी को आप लोग किस तरीके से कंबाइन करेंगे कि आपके पास में फाइनल रेजिस्टर जो है वो 9 ओम आना चाहिए। ये आप लोगों का होमवर्क है और इसे करिए और बताइए कि ये आप लोग कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे और ये आपसे होने चाहिए। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट के अंदर भी बस एक ही फॉर्मूला है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। फिर उसके बाद में इससे हम लोगों ने कैसे बनाया है यहाँ पे, V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ लगा करके 3 फॉर्मूला बने एक जैसे। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक पावर है P इज इक्वल टू वी आई और आई स्क्वायर आर, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है भाई। और डरो मत, ये सब न्यूमेरिकल्स मैं आप लोगों को याद करवा दूंगा, इसकी चिंता आपको नहीं करनी। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें आप लोगों को प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पता होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग वायर में कैसी होती है, सर्कुलर लूप में कैसी होती है, सोलेनोइड में कैसे होता है, कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का फॉर्मेशन होता है, ये आपको जरूर से इसमें पढ़ना है। और इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, अगर इतना भी पढ़ लेते हो तो भी आप लोग बहुत बेहतरीन करोगे। देन फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, देख लेना। सबसे पहला है कि शेप ऑफ फील्ड लाइंस कैसी होती है, मतलब हर किसी की शेप कैसे होती है, सर्कुलर के अंदर कैसी रहती है, सोलेनोइड में कैसी रहती है और स्ट्रेट वायर पे कैसी रहती है। फिर उसके अंदर फील्ड ऑफ सोलेनोइड एंड बार मैग्नेटिक जैसी कैसे होती है, कैसे वो एक तरीके से हो पाती है। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि फील्ड लाइंस ऑफ सोलेनोइड, सोलेनोइड की जो फील्ड लाइन है वो किस तरीके से फॉर्म होती है। फिर इसके बाद में आता है डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन, कि
क्या डेंसिटी रहती है फील्ड लाइंस की, जैसे कि सर्कुलर हो गया, सोलेनोइड हो गया, इसमें जो डेंसिटी रहती है सर्कुलर के अंदर हम लोग जब सेंटर पे जाते हैं मिनिमम डेंसिटी होती है, और सोलेनोइड के अंदर जब हम लोग उसके पोल्स के पास में जाते हैं तो वहां पर मैक्सिमम होती है। ऐसा क्यों होता है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यही एग्जाम के अंदर आएगा। फिर से सुन लेना, रिवर्स कर लो 10 सेकंड, कि जो डेंसिटी होती है मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो कहां पर ज्यादा होती है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है, करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जो कि फोर्स वो फील करता है वो आपको पता होना चाहिए, जिसमें कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है वो आपको पता होना चाहिए। राइट हैंड रूल तो आप लोग पढ़ ही लोगे, क्योंकि वो तो आसान सा है कि एक ऐसे अंगुली डाली एक ऐसे डाली तो बता देंगे कि भैया करंट और मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, किधर लाइनें लगेंगी। वो तो सिंपल सा है कि मतलब उसी की डायरेक्शन में अंगुली करनी है, जिस तरफ करंट जा रहा है उस तरफ अंगुली करेंगे, फिर उसका हम पता लगा देंगे। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है आवर एनवायरमेंट, छोटा सा चैप्टर है, इसमें क्या पढ़ोगे, बस ये 5-6 टॉपिक हैं। सबसे पहला फूड चेन, फूड वेब पढ़ लेना है, ट्रॉपिक लेवल पढ़ लेना, फ्लो ऑफ एनर्जी पढ़ लेना है कि इकोसिस्टम में कैसे एनर्जी फ्लो करती है। फिर उसके बाद में ओजोन लेयर का फॉर्मेशन कैसे होता है, एक रिएक्शन है बस, ठीक है। फिर उसके बाद में एक डिप्लीशन ऑफ ओजोन किस वजह से होता है भैया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होता है। फिर उसके बाद में एक 10% रूल है कि एक लेवल से दूसरे लेवल तक एनर्जी बस 10% जाती है और बाकी की वेस्ट हो जाती है। तो बस इतना ही था, और ऑल द बेस्ट है चैप्टर के लिए आप लोगों के लिए, और सब्सक्राइब रख लेना ताकि आप लोगों को ऐसी वीडियोस मिलती रहें। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर आपने यहां तक देखा है तो द एंड एक बार जरूर से लिख देना।